हेलो डियर फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल गुड अचीवर्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप इससे पहले जो मैंने वीडियोस बनाई हैं वो आप देख चुके होंगे। मैंने फर्स्ट लेक्चर मेरा था रियल नंबर्स पे, जो कि लगभग आधे घंटे का था, और दूसरा पॉलिनोमियल पे। मैंने पॉलिनोमियल को पूरे 20 मिनट में ही पूरा एनसीईआरटी कवर करा दिया। हमने मैक्सिमम क्वेश्चंस किए जैसे उसमें। और ये है हमारा चैप्टर थर्ड, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस चैप्टर में बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, तो मैं इसमें मैक्स टू मैक्स वर्ड प्रॉब्लम लेकर आया हूँ। और सब्स्टिट्यूशन मेथड वगैरह जो है उसका एक क्वेश्चन करवा दूंगा, एलिमिनेशन का एक क्वेश्चन करवा दूंगा। बाकी वर्ड प्रॉब्लम कई टाइप्स के लेकर आया हूँ और अच्छे से कवर करेंगे। तो आइए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उम्मीद है कि आप लोग अच्छा रिस्पांस देंगे और जल्द ही हम लोग लाइव आपसे मिलेंगे। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो एकदम अच्छे से क्वेश्चन लेकर आया हूँ, तो उससे पहले थोड़े कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। मतलब क्वेश्चन के थ्रू तो कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ही, साथ ही कुछ चीज़ें मुझे नहीं लगी तो मैंने एनसीईआरटी से ही पिक करके उसको उठा लिया। तो जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं, तो ये जो रेशियोज कंपैरिजन से हम लोग जो सीखते हैं ना बहुत सी चीज़ें, कि दो इक्वेशंस अगर हमको गिवन हो तो उनके रेशियोज से कंपैरिजन करके हम लोग सीखते हैं। जैसे ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन कोई हो, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ऐसे ही a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। ये दो इक्वेशंस हैं। अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 ऐसा सेटिस्फाई हो रहा है ये चीज, तो हम बोलते हैं कि ये जो दोनों लाइंस हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। कैसे? एग्जांपल दिखाते हैं आपको। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, ऐसा कुछ ले लो। अब देखिए a1 अपॉन a2 जब निकालेंगे यानी कि 2 अपॉन 3, और ये b1 अपॉन b2 कितना आएगा? 3 अपॉन 2। क्या दोनों इक्वल हैं? नहीं इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है यानी कि ये लाइन कैसी है? इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी कि कहीं किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, यानी कि इसका कितना सोल्यूशन होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं। इसका जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा? यूनिक होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, यानी कि यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है। तो यहीं पे अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही हो कि तीनों के रेशियोज आपस में इक्वल हो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 हो, तो इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। यानी कि कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब एक लाइन ऐसे जा रही है, इसी के ऊपर दूसरी लाइन, दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। अब जब एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, देखो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करती है वही उसका सोल्यूशन होता है। यहाँ पे लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है तो बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन, यानी कि एक सिंगल सोल्यूशन होगा। यहाँ पे एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन है, मतलब कितने पॉइंट्स पे काट रही है? एक दो तीन, बहुत सारे हजारों पॉइंट, लाखों करोड़ों पॉइंट्स पे काट रही है। ठीक है, यानी कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पे काट रही है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस होंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस। तो अगर क्वेश्चन में दिया हो कि अगर किसी लाइन के इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, दो लाइन्स के, तो कौन सा मतलब फॉलो करेगा? तो ये फॉलो करेगा, उसके तीनों कोफिशिएंट्स के रेशियोज इक्वल होंगे। ठीक, तीसरा आता है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, यानी कि ये दोनों आपस में सेम प्रोपोर्शन में होंगे, लेकिन ये तीसरे के इक्वल नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल लाइंस है, एक लाइन ऐसे जा रही है, दूसरी लाइन इसी के पैरेलल ऐसे जा रही है, तो इनके बीच में ये डिफरेंस हमेशा इक्वल रहता है, ये डिफरेंस। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं समानांतर लाइन। समानांतर रेखा का मतलब ये होता है कि समान अंतर है, हमेशा समान अंतर रहेगा, ये अंतर हमेशा समान रहेगा, यानी कि कभी एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करेंगे ही नहीं। अगर इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे तो सोल्यूशन कितना होगा? जीरो, लेकिन नो सोल्यूशन होगा। उम्मीद है ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट इसी में हम आपको बता दें कि जो ये दोनों कंडीशंस हैं, यानी कि जब हमारी लाइंस में टू लाइंस में जब सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, चाहे एक हो चाहे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो, उसको हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट। ठीक है, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, और जब एक भी सोल्यूशन ना हो, यानी कि जब ये वाली कंडीशन हो, तो इसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, ठीक, तो ये चार्ट आप लोग बना सकते हैं और इन दोनों को कंसिस्टेंट और इसको इनकंसिस्टेंट लिख सकते हैं, ये एग्जांपल लिख सकते हैं। ठीक,
क्लियर है कि नहीं? बाकी क्वेश्चन के थ्रू हम आपको आगे बताते रहेंगे, ठीक है। तो आइए भाई क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक, बिना देर किए और बढ़िया से चलते हैं आगे। देखो पहला क्वेश्चन हमारा है भाई ग्राफ का है, ग्राफ खींचा जाए, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट इट। देखो मतलब जो हम अभी ऊपर पढ़े ना, चेक ग्राफिकली वेदर द पेयर ऑफ इक्वेशंस, यानी कि हमको दो पेयर ऑफ इक्वेशंस दिए हुए हैं, एक ये वाला है और एक ये वाला है, क्या ये कंसिस्टेंट है? अगर है तो उसको सॉल्व करो ग्राफिकली। सॉल्व करने का मतलब उसको सॉल्व करके दिखाओ कि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, कितने सोल्यूशन हैं उसको दिखाओ करके। तो हाँ भाई सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करते हैं? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब क्या है? यानी कि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, चाहे इनफाइनाइट वाला केस होगा या फिर यूनिक सोल्यूशन वाला। तो पहले चेक करते हैं कि इनफाइनाइट है कि यूनिक है। तो इसका a1, a मतलब इसका कॉफिशिएंट x कॉफिशिएंट यानी कि 1 अपॉन में a2 यानी कि 2, फिर b1 यानी कि 3 अपॉन में b2 -3, ये काटने पे आएगा -1, ये 1/2 है, यानी कि ये इसके इक्वल नहीं है, यानी कि पहली वाली कंडीशन ही फॉलो हो गई, b1 अपॉन b2। तो क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। सिंस इट इज, और कितने सोल्यूशन होंगे इसके? यूनिक सोल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कंडीशन फॉलो हो रही है इसलिए यहाँ पे यूनिक सोल्यूशन होगा। अब इसका सोल्यूशन हमको देना है ग्राफिकली, इसको हमको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? आइए भाई इसको जरा हम पीछे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ग्राफिकली, लास्ट में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। हमारा क्वेश्चन है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अरे यार यहाँ लेते हैं x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, ये दो इक्वेशन थे ना हमारे। तो अब इन दोनों को हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे? ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब इसका, देखो हम लोग अभी दिखाए कि इसका यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। अगर यूनिक सोल्यूशन यानी कि सिंगल सोल्यूशन मिलेगा, तो उस सिंगल सोल्यूशन को हमको निकालना है ग्राफिकली। कैसे निकालते हैं ग्राफिकली? सबसे पहले हम पहला इक्वेशन उठाएंगे, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 माइनस 3y, ठीक। अब हम यहाँ पे y की वैल्यूज रखेंगे, हमको x मिलता रहेगा। y इज इक्वल टू मैंने 1 रख दिया, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे? x कमा y होता है, यानी कि 3 कमा 1, ठीक। फिर y इज इक्वल टू 2 रख दो, तो x इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि 0 कमा 2। फिर y इज इक्वल टू क्या रख दें? y इज इक्वल टू 0 रख दो, तो x इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, यानी कि 6 कमा 0। अब एक लाइन का मैंने 3 पॉइंट निकाल लिया, दूसरी लाइन का भी 3 पॉइंट निकाल लेते हैं। 3 पॉइंट सफिशिएंट है, ठीक। दूसरी लाइन क्या है हमारी? 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 3y, यानी कि x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? अगर मैं यहाँ से x निकालूंगा तो ये 2 आगे नीचे चला जाएगा, 2 को मैं नीचे लिख दे रहा हूँ ऐसे, ठीक। तो दूसरी लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू, जब मैं 0 रखूंगा तो x इज इक्वल टू 6 आएगा, यानी कि कोऑर्डिनेट क्या होगा? 6,0। फिर y इज इक्वल टू 4 रख दो, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि 4 3 12 हो जाएगा, 12 माइनस 12 0 आ जाएगा, यानी कि 0,4 हो जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा 0,4। फिर तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा? एक और पॉइंट निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू 3 रख दो, 3 3 9, 9 और 4 होता है, यानी कि x इज इक्वल टू आ जाएगा 2, 3 3 9, 9 4 12, 4/2 यानी कि 2, यानी कि 2,3। ये इतने पॉइंट्स हो गए। मैं इन पॉइंट्स को नाम दे रहा हूँ, इसको ए कह दे रहा हूँ, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको ई और इसको एफ नाम दे दिया। इन सारे पॉइंट्स को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। कैसे प्लॉट करेंगे? आइए प्लॉट करते हैं, ठीक। सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं।
मैंने निगेटिव तो लिया नहीं भाई, ग्राफ उससे सही से बनेगा नहीं, बना दूंगा ठीक से, कोशिश करता हूँ। ठीक है, और इस पे थोड़ा कलर चेंज करके लिखते हैं, रेड लूँ, येलो रेड लेता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा 1, इतने डिस्टेंस पे 2, 3, 4, 5 एंड 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, क्योंकि उसमें हमारे 6 तक ही था ना, मैक्सिमम हमारा 6 ही है और नेगेटिव कोई है नहीं, तो नेगेटिव शो करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक। अच्छा, आप लोग अगर ध्यान दिए हो तो इस वाली लाइन में भी ये वाला पॉइंट कॉमन आ गया है, 6,0 ये वाला, और इस वाली लाइन में भी ये वाला पॉइंट कॉमन आ गया, तो सोल्यूशन तो हमारा 6,0 ही होगा, यानी कि x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 0 हमारा सोल्यूशन होगा। लेकिन फिर भी ग्राफिकली आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे हम ग्राफिकली पता करेंगे, ये तो हमारा पता चल गया ऐसे ही देखते ही। तो सबसे पहले 3,1, 0,2 और 6,0, 3,1,0,2 और 6,0, 3,1,0,2 और 6,0 पुट करना है। तो आइए पुट करते हैं, 3,1,0,2 और 6,0, एक्स एक्सिस पे 3, वाई एक्सिस पे 1, यानी कि यहाँ पॉइंट आएगा 3,1, 0,2, 0,2 यहाँ आएगा, और फिर 6,0, 6,0 हमारा यहाँ आएगा, यानी कि हमारी लाइन क्या होगी, हमारी लाइन ये होगी। भाई लाइन लाइन खींचो सही से, अरे यार नहीं खींच गया सही से। भाई समझ जाना भाई, ये लाइन है, ठीक है। और दूसरी लाइन कहाँ कहाँ पे है, 6,0 पे इसका एक पॉइंट है, 3,1 हमारा कौन सा पॉइंट था, ए था, 0,2 कौन सा था, बी था, और ये हमारा सी पॉइंट था, और डी पॉइंट भी हमारा यही है। देखो हम लोग डी पॉइंट भी जो निकालेंगे हमारा डी वाला भी 6,0 है, ई हमारा 0,4 और एफ हमारा 2,3, 0,4 और 2,3, 0,4, 0,4 हमारा यहाँ आएगा, ठीक, 0,4 एंड 2,3, 2,3 हमारा यहाँ आएगा। और अब मिला दो इसको भी, थोड़ा इस पर ग्राफ क्लियर नहीं बना है तो आप लोग थोड़ा समझ जाइएगा। ठीक, ऐसे जाएगी लाइन, ठीक है। ये हमारा एफ हो गया। अब कहाँ काट रही दोनों लाइन्स एक दूसरे को, यहाँ काट रही हैं, कौन सा पॉइंट है, 6,0 पे काट रही हैं, तो यही हमारा सोल्यूशन हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 0 हमारा सोल्यूशन है फ्रॉम दिस ग्राफ। ऐसे ग्राफ बनाते हैं, प्लॉट करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, ठीक है। लास्ट में इसको लिख दिए पीडीएफ में, आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 हम इधर सॉल्व किए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ बनाया है, ठीक है, GRAPH, ये हो गया हमारा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का ग्राफ। थोड़ा वीडियो बड़ी होने वाली है क्योंकि इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे बढ़िया बढ़िया। मैं सोचा था ग्राफ नहीं कराऊंगा, लेकिन अब करा दे रहा हूँ ग्राफ, तो आप लोग कर लीजिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि देखो भाई, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, इन रेशियोज को निकाल के पता करो, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, यानी कि इंटरसेक्ट कर रही है किसी पॉइंट पे, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, या फिर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ रहा है, या फिर पैरेलल है, कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। ठीक, तो यही हमको निकालना है। आइए भाई, ये तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, स्टार्टिंग में ही चेक कर लेते हैं। A1/A2 कितना आएगा, A1/A2 पहले वाले के लिए 5/7 आएगा, B1/B2 कितना आएगा, -4/6 आएगा। अब देखो पहला इसका इसका और इसका इसका निकाल लिए, और यही देख के लग रहा है हमारा, देखो A1/A2 इक्वल नहीं है B1/B2 के, देखो इसको सॉल्व भी करेंगे तो 2/3 आएगा, इक्वल नहीं है, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यही लिख दो यूनिक सोल्यूशन, यानी कि पहले वाले में क्या आएगा, इंटरसेक्ट कर रही है, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स है ये। ठीक, अगर ऐसा फॉलो हो रहा है तो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है। दूसरा आप लोग करेंगे, ठीक है, दूसरा आप लोग करेंगे, आंसर इसका बता दूं दूसरे वाले का, कि ये लाइन्स क्या आएंगी, पैरेलल आएंगी, ठीक है, ये लाइन्स पैरेलल नहीं कोइंसिडेंट आएंगी, आप लोग चेक कीजिएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हो गया भाई।
ये आप लोग करिएगा होमवर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लीजिए आ गया कंसिस्टेंट वाला बताने का। कंसिस्टेंट नहीं कि a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाल के पता करो कि कौन कंसिस्टेंट है या फिर ये लाइंस या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट कब होते हैं? कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि कोई ना कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। कंसिस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। और इनकंसिस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? अगर कंसिस्टेंट है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, कम से कम एक तो एग्जिस्ट करेगा ही, हो सकता है इनफाइनाइट हो, लेकिन कम से कम एक एग्जिस्ट करेगा। अगर कंसिस्टेंट नहीं है, इनकंसिस्टेंट है, तो सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो आइए चेक करते हैं भाई। तो सबसे पहले पता करते हैं सोल्यूशन है कि नहीं। क्या करते हैं उसके लिए? रेशियोज निकालते हैं। निकालो। a1/a2 पहले वाले के लिए कर रहा हूँ। 3/2 ये 3 है, ये 2 है। फिर b1/b2 निकालेंगे तो कितना आएगा? 2/-3। देखो पहला ही देखने से लग रहा है कि ये इक्वल नहीं है। अगर पहले ही ये आ रहा है कि इक्वल नहीं है तो फिर आगे c1/c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि हमारा क्या हो गया? कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आ रहा है यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन होगा तो क्या होता है? कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और कोइंसिडेंट में डिफरेंस है भैया। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। कोइंसिडेंट का मतलब इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है, बहुत सारे सॉल्यूशंस। तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा। तो एक क्वेश्चन और करवा दें, बाकी आप लोग सेकंड करेंगे, फोर्थ करेंगे होमवर्क में। मैं थर्ड करवा दे रहा हूँ। ठीक, थोड़ा थर्ड शायद आप लोगों को दिक्कत दे तो करवा दे रहा हूँ। a1/a2 यानी कि 3/2/7 ये कितना आ जाएगा? ये जाएगा 3/14। फिर b1/b2 ये हमारा क्या आ गया? a1/a2। अब निकालेंगे b1/b2। तो b1/b2 कितना आएगा? b1 हमारा है 5/3, b2 कितना है? -10। तो -10 नीचे चला आएगा तो 5/-30 हो जाएगा, यानी कि -1/6 आ जाएगा। देख लो इक्वल नहीं है, यानी कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो क्या होगा? यूनिक सोल्यूशन होगा। और यूनिक सोल्यूशन होगा तो क्या होता है? कंसिस्टेंट। ठीक, मतलब समझ जाइएगा, वही वाला केस है। तो कंसिस्टेंट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को एकदम क्लियर हुआ होगा। थर्ड मैं करवा दिया, फर्स्ट करवा दिया, सेकंड और फोर्थ आप लोग करेंगे होमवर्क में सभी लोग। नेक्स्ट क्या है भाई? काफी मैंने पेजेस छोड़े थे कराने के लिए, लेकिन आप लोग करिएगा भाई। वर्ड प्रॉब्लम, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड प्रॉब्लम एनसीईआरटी में, अच्छे अच्छे वर्ड प्रॉब्लम हर टाइप से एक एक ही है, एक एक दो दो, लेकिन बहुत अच्छा अच्छा है। मैं सारा टाइप लेकर आया हूँ, आपको करवाता हूँ। कहीं दिक्कत आएगी तो पूछ लिया करना। क्वेश्चन है कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। पेरीमीटर क्या होता है? किसी फिगर का पेरीमीटर का मतलब होता है उसकी बाउंड्री। अब यहाँ रेक्टेंगल की बात कर रहा है, तो मैं एक रेक्टेंगल बना दे रहा हूँ। ठीक, अगर मैं उसकी लेंथ x कह दूं और विड्थ y कह दूं, ठीक, ऐसे अज्यूम कर लो, लेट लेंथ बी x एंड विड्थ बी y। अगर लेंथ x हो और विड्थ y हो तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ देन पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा? 2 इंटू एक्स प्लस वाई। क्यों? मैंने अभी बताया कि पेरीमीटर का मतलब बाउंड्री ऑफ द फिगर। तो बाउंड्री मतलब ये x, इसका सामने भी x होता है, इसका सामने भी y होता है। x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, 2x प्लस 2y, यानी कि 2 कॉमन ले लिए तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ये हो गया हमारा पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ क्वेश्चन कर रहा है हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन, यानी कि 1/2 कर दो किसका? इसका पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक, whose length is 4 more than its width is 36। ये is किसके लिए आया है? ये whose length is 4 more than its width, ये तो आया है रेक्टेंगल के लेंथ और विड्थ में रिलेशन। लेकिन is किसके लिए आया है? हाफ द पेरीमीटर के लिए आया है। इज 30 मीटर, यानी कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन कितना दिया हुआ है? 36 मीटर। ये हमको गिवन है। सभी को समझ में आया कि नहीं? नहीं आएगा तो पूछ लेना। यानी कि 2 से 2 काट दिए,
x प्लस वाई इज इक्वल टू 36। ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया। ठीक, फर्स्ट केस था ये। सेकंड केस कह रहा है whose length is 4 मीटर more than its width। लेंथ हमने क्या अज्यूम किया x, विड्थ हमने क्या अज्यूम किया y। हमारी जो इसकी लेंथ है कि जो x है y से 4 ज्यादा है, मतलब x जो x है वो y से 4 ज्यादा है। मतलब ऐसा समझिए कि अगर x के पास 5 रुपए है तो y के पास कितना होगा, एक ही होगा। कैसे, x के पास y से 4 ज्यादा है, तो अगर मैं y को भी 4 दे दूं तो क्या x के इक्वल हो जाएगा। ये क्लियर हुआ कि नहीं सबको। हमारा x y से 4 ज्यादा है। ठीक, ये तो कह रहा है कि लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि x y से 4 ज्यादा है। अगर x y से 4 ज्यादा है तो क्या हम y को भी 4 दे दें तो x के इक्वल आ जाएगा। ऐसा सोचो कि मान लो रामू और श्यामू है, रामू के पास 500 रुपए ज्यादा है श्यामू से, रामू के पास 500 रुपए ज्यादा है श्यामू के, तो क्या मैं श्यामू को ही 500 रुपए दे दूं तो रामू के इक्वल वो भी आ जाएगा ना। मान लो श्यामू के पास मान लो 100 रुपए है, रामू के पास मान लो 600 रुपए है। ठीक, तो मैं श्यामू को ही 500 दे दूंगा तो उसका भी 600 हो जाएगा। तो इसीलिए हम y में 4 ऐड किए हैं। ठीक है, x में ना ऐड करके y में ऐड किए हैं, क्योंकि y के पास इससे 4 कम है, x के पास y से 4 ज्यादा है, तो y को भी 4 दे देते हैं, x से बराबर हो जाएगा। उम्मीद है ये एकदम क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ आप लोगों को। तो y इधर ले आओ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इक्वेशन सेकेंड बन गया। ठीक, अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को करेंगे सॉल्व। x प्लस वाई इज इक्वल टू 36 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो आ जाओ भाई सॉल्व करते हैं। क्या क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। मैं एलिमिनेशन से कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो x प्लस एक्स दोनों को दो तरफ ऐड कर देना हूँ, ये कितना हो जाएगा 2x, और y प्लस माइनस से कट जाएगा, हो जाएगा 40। तो x इज इक्वल टू 2 से कट जाएगा 20 हो जाएगा। अगर x 20 है तो पहले वाले इक्वेशन में रख दो, पहले वाले इक्वेशन में रख दो, यानी कि 20 ऐसे लिख दो, पुट इन 1, 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 36, तो y इज इक्वल टू 16 मीटर और x इज इक्वल टू 20 मीटर। यानी कि लेंथ कितनी आई 20 मीटर और विड्थ कितनी आई 16 मीटर। क्लियर है कि नहीं सबको ये क्वेश्चन। अगर किसी को कहीं भी थोड़ी सी भी दिक्कत हो तो पूछ सकता है भाई। ठीक, कमेंट कीजिएगा आप लोग, बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम को एकदम सॉल्व किया जाए। ये आपका हो गया एकदम झक्कास क्वेश्चन, झक्कास मेथड से। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट मेथड पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है पहले ये जानो। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब हमारे पास दो इक्वेशंस दी हुई हैं, एक में से हम x की वैल्यू को निकालेंगे, दूसरे में पुट करेंगे, तो पूरा का मतलब एक में से मान लो x की वैल्यू हम निकाल लिए y के टर्म्स में, तो दूसरे में x की वैल्यू पुट कर दिए। ठीक है, जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में बताऊं तो यहाँ से x की वैल्यू निकालना आसान है, यहाँ पुट कर देंगे तो ये पूरा का पूरा y में हो जाएगा। तो यहाँ से हम y निकाल लेंगे, y आएगा तो इन दोनों में से किसी में एक में पुट कर देंगे तो x आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट कर देना, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में सब्स्टिट्यूट कर देना। ये सेकंड है, फर्स्ट है फ्रॉम सेकंड, फ्रॉम टू x इज इक्वल टू, मैं x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, कितना हो जाएगा 3 माइनस 2y, पुट इन 1, इसको मैं 3 बोल दे रहा हूँ। ठीक, इक्वेशन 3 बाद में यूज कर लेंगे इसका। पुट इन 1, फर्स्ट में पुट कर दो x की वैल्यू, तो 7 इंटू 3 माइनस 2y, एक मिनट भाई, 7 इंटू 3 माइनस 2y हो गया, माइनस 15y लिखा हुआ है इज इक्वल टू 2, तो 7 3 जा 21 माइनस 7 2 जा 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, 15 14 हो जाएगा 21 माइनस 29y इज इक्वल टू 2, 29 को इधर लाओ 2 इधर लेकर आओ, तो 2 इधर आएगा सब्ट्रैक्ट होके हो जाएगा 19 इज इक्वल टू 29y, तो y इज इक्वल टू 19/29, ये हमारा आ जाएगा y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देंगे x में। ठीक, x हमारा कितना है थर्ड वाला इक्वेशन, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ y
क्या लिखेंगे, पुट y इन थर्ड। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थर्ड में क्या है, x इज इक्वल टू हमारा है 3 माइनस 2y, y इज इक्वल टू है 19/29 आया है, y हमारा आया है 19/29, तो पुट कर दो भाई 3 माइनस 2 इंटू, तो 3 माइनस 38/29, इसका मल्टीप्लाई होगा, तो 3 9 27, 3 2 6 और 2 8, कितना जाएगा 17 माइनस 8 9 हो जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 7 माइनस 3 4। तो ये हमारा आ गया x। काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी आप लोग देख लिए, और उम्मीद है आप लोगों को सभी को क्लियर हुआ होगा। मैंने क्या किया इसमें, ये x से वैल्यू निकाल लिया, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लिया सेकंड वाले से, वो मैंने थर्ड बोल दिया, उसको पहले वाले में पुट कर दिया, यहाँ से y निकाल लिया, और इस y को मैंने फिर से थर्ड में पुट कर दिया, x मिल गया। ठीक उम्मीद है सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, जो कि ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है। मैं इसका इक्वेशन फॉर्म कर दूंगा, बाकी सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इसे सॉल्व करके आंसर बताना है एक्स और वाई का। इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स इज 9 रुपीज एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स एंड 6 इरेजर्स इज 18 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। तो अज्यूम कर लो, जो पूछा है वही अज्यूम कर लो। लेट द कॉस्ट of each pencil be x and each eraser be y। ये चाहो तो रुपीज ले सकते हो, ठीक है। यानी कि एक पेंसिल की कॉस्ट आपने x अज्यूम कर लिया और एक पेन इरेजर की कॉस्ट आपने y अज्यूम कर लिया। अब कह रहा है शॉप में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट क्या कह रहा है, ऐसे चाहे लिख दिया करो केस फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं है इससे। करा इन अ शॉप द कॉस्ट ऑफ 2 पेंसिल्स, एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है x है, तो 2 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा 2x, एंड 3 इरेजर्स, एक इरेजर का कॉस्ट y है, तो 3 इरेजर्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा 3y। ये कुल मिला के कितना है 9 रुपीज। ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन। ठीक, 2 पेंसिल्स का कॉस्ट प्लस 3 इरेजर्स का कॉस्ट इज इक्वल टू 9 रुपीज दिया हुआ है। फिर सेम टू सेम कह रहा है केस 2 में कि एंड द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल्स यानी कि 4x और 6 इरेजर्स यानी कि 6y इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। ठीक, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर। आपको एक पेंसिल और एक इरेजर का कॉस्ट निकालना है, तो क्या आप लोग सॉल्व कर लेंगे, आपको x की वैल्यू निकालनी है और y की वैल्यू निकालनी है। ये सभी लोग के लिए होमवर्क है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तब तक हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चाहो तो आप एलिमिनेशन से करिएगा, चाहो तो आप सब्स्टिट्यूशन से। इस क्वेश्चन में एक लॉजिक है, देखते हैं किसका किसका आंसर सही आता है। एक लॉजिक है, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोग याद दिलाइएगा, तो मैं लाइव सेशन में करवाऊंगा इसको। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस, यानी कि इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से 2 रेल्स बनी हुई है। विल द रेल्स क्रॉस ईच अदर, क्या ये दोनों रेल्स एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। क्रॉस करने का मतलब क्या, रेल कैसे होती है लाइन की साइड, ऐसे लाइन टाइप की होती है ना, ऐसे लाइन, एक लाइन ही तो होती है रेल, ठीक है। तो एक लाइन को ये वाला इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है और एक लाइन को ये वाला इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कह रहा है क्या ये दोनों रेल लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, यानी कहीं काट रही हैं। अगर काट रही होंगी तो एक पॉइंट पे कहीं ना कहीं काट रही होंगी, तो यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। यानी कि अगर ये केस आ जाएगा, तो हम बोल देंगे कि हाँ काट रही हैं। अगर नहीं आएगा ऐसा केस तो बोल देगा भैया नहीं काट रही है। ठीक है, तो आइए देखते हैं काट रही है कि नहीं काट रही है। निकालो भाई, a1/a2 निकालो, कितना आएगा, इस a1 कितना है 1 है, a2 कितना है 2 है, 1/2 आया। b1/b2 निकालो, कितना है b1 2 है, b2 कितना है 4 है, 1/2 आया। c1/c2 निकालो, क्योंकि ये दोनों इक्वल आ गए ना, तो c1/c2 निकालना पड़ेगा हमको। c1/c2 कितना आएगा -4 अपॉन में -12,
माइनस से माइनस कट गया और 4 3 12, 1/3 आ गया। क्या आ गया? A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। ऐसा कौन से केस में होता है? तीसरा वाला केस था जहां पे नो सोल्यूशन होता है और पैरेलल लाइंस होती हैं। क्यों? इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट होती हैं लाइंस, पैरेलल लाइंस होती हैं, नो सोल्यूशन होता है। ये भी लिख दो। आप एग्जाम में भी ये सब लिख सकते हैं एक साथ, भले ही एक ही पूछा हो, सब लिख सकते हैं। यानी कि ये लाइंस कभी काटेंगे नहीं। तो इसका आंसर आप क्या लिख सकते हैं? इसका आंसर आप लिख सकते हैं नो। नो आएगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद है सभी को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी क्लियर ना हो रहा हो तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हमने एक पेज छोड़ दिया था। हाँ भाई, ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया भी था। बहुत बच्चे रूट से घबरा जाते हैं ना, इसलिए मैं क्वेश्चन लिया था कि रूट वाला एक आपको एक सॉल्व करवा दूंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है और आप लोग भी सॉल्व कीजिएगा। एक्स और वाई की वैल्यूज निकालना है इसमें। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यूज आप लोग निकालिएगा, मैं भी निकालता हूँ पहले तब तक। तो हमको एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, एक इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो एक में से हम एक्स की वैल्यूज निकालेंगे। चलो, ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है। पहले में से ही निकाल लेते हैं। रूट 2x इज इक्वल टू माइनस रूट 3y। मैंने इस रूट 3y को इधर लेकर आया हूँ। ठीक, तो x इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन में माइनस रूट 2y। ये x की वैल्यू कर दो पुट इन सेकेंड, सेकेंड में पुट कर दो, ये हम थर्ड मान ले रहे हैं। ठीक, ये फर्स्ट इज सेकेंड और ये हमारा थर्ड हो गया। x की वैल्यू सेकेंड में पुट कर दो, तो रूट 3 x क्या है? माइनस रूट 3 अपॉन में 2 इंटू वाई माइनस रूट 8 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। वाई कॉमन ले लो, वाई कॉमन लोगा तो यहाँ 3/2 हो जाएगा, यहाँ रूट 8 है इज इक्वल टू 0। अब ये एक पूरा का पूरा कांस्टेंट है और एक वेरिएबल के मल्टीप्लाई में लिखा है, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट इस 0 के नीचे आ जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हैं, y इंटू में लिखा हुआ है। अब ये तो 0 होगा नहीं, ओवरऑल 0 है, ये तो 0 होगा नहीं, तो y को ही 0 होना पड़ेगा, तो y 0 हो जाएगा। अगर y 0 हो गया तो थर्ड में पुट इन थर्ड, y की वैल्यू थर्ड में पुट कर दो, तो x भी क्या जाएगा? 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि किसी के भी नंबर मल्टीप्लाई में अगर 0 हो तो 0 हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। आप लोग क्या सीखे? अगर दोनों का दोनों इक्वेशन हमारा इक्वल टू 0 गिवन हो, बिना किसी कांस्टेंट के, यानी कोई कांस्टेंट ना गिवन, तो x और y हमारे 0 आते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये भी आपका एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, शायद सब्स्टिट्यूशन अब खत्म हो गया होगा, एलिमिनेशन स्टार्ट होगा। नहीं भाई, अभी तो स्टार्ट हुआ है। अब वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड प्रॉब्लम लाया हूँ, आप लोग भी खुश हो जाएंगे। क्या है क्वेश्चन? द टैक्सी charges in a city consist of a fixed charge together with the charge for the distance covered। यानी कि एक पार्टिकुलर डिस्टेंस का भी चार्ज लेता है और एक फिक्स चार्ज भी लेता है, यानी कि फिक्स चार्ज कुछ दूर तक फिक्स चार्ज लेता है टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी कि आप खाली टैक्सी में उसके बैठ गए तो वो फिक्स चार्ज आपसे ले लेगा। ठीक है, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 rupees and for a journey of 15 kilometer the charge paid is 155 rupees। what are the fixed charge and the charge per kilometer? how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer? तो मैं इक्वेशन बनाता हूँ पहले। ठीक, क्या पूछा है? what are the fixed charge? जो पूछा हो अज्यूम कर लो। let the fixed charge the fixed charges be x rupees and charge per kilometer
डी वाई रुपीज। तो मैंने फिक्स चार्ज को x मान लिया और चार्ज पर किलोमीटर को y मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी केस फर्स्ट क्या कह रहा है कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है कोई इंसान उस टैक्सी से। अगर 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो अपना फिक्स चार्ज तो ले ही लेगा, बैठते ही फिक्स चार्ज ले लेगा, तो x ले लेगा। प्लस 10 किलोमीटर चला है, 1 किलोमीटर में y चार्ज दे रहा है तो 10 किलोमीटर में 10 y चार्ज देगा, और टोटल मिला के कितना पे कर रहा है वो 105 पे कर रहा है। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम केस सेकंड क्या बनेगा, एक इंसान दूसरा इंसान 15 किलोमीटर जर्नी कर रहा है तो फिक्स चार्ज तो इसको भी देना पड़ेगा, लेकिन ये 15 किलोमीटर जर्नी कर रहा है तो पर किलोमीटर इसका 15 वाई हो जाएगा 155। 15 वाई 10 वाई जानते हो क्या हो रहा है, 1 किलोमीटर का वाई रुपीज है तो 15 किलोमीटर का 15 वाई हो जाएगा। क्लियर है ना ये चीज क्लियर होनी चाहिए सबको। 155 रुपीज हो गया, ये हमारा इक्वेशन सेकंड बन गया। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे और हमको मिल जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो मैं सॉल्व करूं या फिर आप लोग सॉल्व कर लेंगे? चलो करवा देता हूं भाई, सॉल्व कर लेना यार आप लोग। चलो ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क रहेगा और सभी लोग बताएंगे हमें x क्या आएगा इसका, y क्या आएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, सभी लोग कमेंट करेंगे इसका आंसर। ठीक, और इसी में एक क्वेश्चन और भी है, फिक्स चार्ज तो निकालना ही साथ में। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25, यानी कि अगर कोई इंसान 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो कितना पे करना पड़ेगा। तो थर्ड केस क्या था, ये निकालना है आपको। ठीक, तो कितना पे करना पड़ेगा, x फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, बैठेगा तो ऐसे ही 25 किलोमीटर चलेगा तो 25 वाई, यानी कि x और y निकाल लेना, इसमें पुट करना, जो आएगा इतना रुपए उसको पे करना पड़ेगा, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है सभी को कि नहीं? उम्मीद है सबका एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। क्यों, अगर नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन करना, हम बताएंगे फिर से। ठीक है, सभी लोग आंसर करेंगे इसका x और y निकाल के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। बैटरी लो हो गया। ठीक है, यानी कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दे रहे हैं तो फ्रैक्शन इतना हो जा रहा है, तो फ्रैक्शन को बोल रहा है ना, निकालना होगा फ्रैक्शन ही। ठीक, फाइंड द फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, आइए सॉल्व करते हैं इसको भी। एक मिनट में चार्जिंग लगा दूं, नहीं तो अभी चाहे बैठ जाएगा। ठीक है, चार्जिंग लगा देता हूँ भाई। चलो भाई चार्जिंग लग गया। हाँ, तो आइए सॉल्व करते हैं इसको। पूछा क्या है, फ्रैक्शन पूछा है, लेट द फ्रैक्शन FRACTI फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई, यानी कि मैंने न्यूमरेटर को x मान लिया और डिनोमिनेटर को y मान लिया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ केस फर्स्ट, पहले केस में क्या कह रहा है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मैं 2 ऐड कर दूं तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है, यानी कि न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दूं और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दूं तो फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है। इससे निकाल लो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ऐसे ऐसे करा दो, तो हो जाएगा 11 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2, 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। तो 11x माइनस 9y, मैं 9y को उधर ले आया और इसको उधर ले जाऊंगा तो 18 माइनस 22 होगा -4 आ जाएगा। ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन। उम्मीद है सबको ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टेप क्या है इसी में, if 3 is added to both numerator and denominator it becomes 5/6। अगर 3 ऐड करते हैं दोनों में, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर 3 ऐड करते हैं तो 5/6 बन जाता है। आइए ये भी वाला केस कर लेते हैं, दोनों में 3 ऐड करेंगे तो 5/6 हो जाएगा। सेकंड केस, केस सेकंड, न्यूमरेटर में भी 3 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड कर दो तो 5/6 हो जाता है। मल्टीप्लाई कर दो दोनों का दोनों तरफ, तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 हो जाएगा
इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3 हो जाएगा। 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15 हो जाएगा। 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18 होगा, -3 आ जाएगा। ये बन जाएगा इक्वेशन सेकेंड। अब ये भी आपका होमवर्क है और आप सभी लोग इसको करके बताएंगे, ठीक है। क्वेश्चन वाइज आप आंसर करेंगे कमेंट में। क्वेश्चन नंबर 10 का कि फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को सॉल्व करने पे x कितना आ रहा है और y कितना आ रहा है। जैसे x और y ने बता के आप ऐसे लिखिएगा कमेंट में, क्वेश्चन नंबर 10 का फ्रैक्शन जो आपका x अपॉन y आएगा वही x और y की वैल्यू रख देना इसमें, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इक्वेशन आपको सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है या फिर एलिमिनेशन से, आपकी मर्जी। ठीक, देखिए क्वेश्चंस ज्यादा है तो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है आप भी कुछ करिए ना, हम थोड़ी ना सारा का सारा करेंगे, मेहनत तो आपको भी करना होगा ना हमारे साथ भाई। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, बुक से आंसर देख के मत बताना सभी लोग, ठीक है, सभी लोग बुक से आंसर देख के मत बताना। ये क्वेश्चन एज वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी को मैं एज वाला कॉन्सेप्ट आज क्लियर भी करूंगा। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो let, क्योंकि जो पूछ रहे हैं परसेंटेज, let their present ages be x year and y year respectively. रिस्पेक्टिवली मतलब पहले जैकोब का नाम आया है तो जैकोब के लिए x ईयर हो जाएगा, बाद में उसका सन है तो बाद में y आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ, अगर जैकोब और उसके सन की प्रेजेंट ईयर x एंड y रिस्पेक्टिवली है तो यहाँ पे कह रहा है 5 ईयर, यानी 5 ईयर हेंस, हेंस मतलब बाद में, यानी कि 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी। 5 साल बाद जैकोब की ईयर क्या हो जाएगी, क्या x प्लस 5 हो जाएगी, मतलब प्रेजेंट में x है तो 5 साल बाद 5 बढ़ जाएगी, यानी कि x प्लस 5 हो जाएगी। 5 साल बाद कह रहा है 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जैकोब, यानी कि x प्लस 5 विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। अच्छा, अभी उसके सन की एज y ईयर है तो 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, y प्लस 5 हो जाएगी भाई, वो भी तो 5 साल बढ़ेगा। क्यों कह रहा है कि जो जैकोब 5 साल बाद जैकोब की एज है, ये 5 साल बाद जैकोब की एज उसके सन की एज की 3 टाइम्स हो जा रही है, यानी कि उसके सन की एज को अगर हम 3 टाइम्स कर दें तो उसके फादर यानी कि जैकोब की एज के इक्वल आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं, सॉल्व करते हैं इसको। x यहाँ 3y x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15 हो जाएगा। 3y इधर ले आओ, x माइनस 3y इज इक्वल टू 5 उधर जाएगा 10 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। ठीक, ये हमारा था केस नंबर फर्स्ट। ठीक, इधर हम केस सेकंड का बना दे रहे हैं। सेकंड कह रहा है 5 years एगो, यानी कि 5 साल पहले, यानी कि जैकोब की एज x माइनस 7 रही होगी। 7 साल पहले मैंने कर दिया भाई, 5 साल पहले कह रहा है तो 5 years एगो यानी कि x माइनस 5, 5 साल पहले जैकोब की एज, उसके सन की एज की 7 टाइम्स थी। सन की एज 5 साल पहले क्या रही होगी, अगर प्रेजेंट एज y है तो 5 साल पहले y माइनस 5 रही होगी। इसका कितने टाइम्स थी, 7 टाइम्स थी। अगर उसके सन की मैं एज को 7 टाइम्स कर दूं तो क्या इसके एज के बराबर आ जाएगी, बिल्कुल। इसको भी सॉल्व कर लो तो ये 7y माइनस 35 होगा तो x माइनस 7y कर दे रहा हूँ, इधर माइनस 35 है और ये माइनस 5 उधर जाएगा प्लस 5 हो जाएगा, तो कितना बचाएगा, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये बन गया हमारा इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है, जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको कि नहीं, सभी को क्लियर होना चाहिए। सभी लोग x एंड y की वैल्यू निकालेंगे और कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 लिख के। ठीक, क्लियर है सभी को, क्लियर भी होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा भाई एक पेज में एक्स्ट्रा छोड़ दिए थे। ये हमारा वो वाला क्वेश्चन है एक्सपेंडिचर वाला।
ये हमारा क्वेश्चन है सेविंग और एक्सपेंडिचर पे। तो ये क्वेश्चन सभी लोग करेंगे। होमवर्क दे दूं क्या है सारे क्वेश्चन? कितने क्वेश्चन बचे हैं देख लेते हैं। 12 हो गया, 13 हो गया, एलिमिनेशन मेथड है ये। 4-5 क्वेश्चन बचे हैं, करवा देते हैं, करवा ही देते हैं भाई, काहे बात के लिए छोड़ा जाए, क्यों? आइए करते हैं क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन 9:7 दिया हुआ है एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3 दिया हुआ है। इफ ईच ऑफ देम मैनेजेस टू सेव 2000 रुपीज पर मंथ, फाइंड देयर मंथली इनकम। मंथली इनकम पूछ रहा है तो अज्यूम कर लो, लेट THEIR देयर मंथली इनकम बी X रुपीज एंड Y रुपीज। मान लिया हमने कि उनकी मंथली इनकम X और Y रुपीज है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा हूं कि मंथली इनकम का जो रेशियो है वो 9:7 है, यानी कि जो X अपॉन Y है, ये तो कह रहा है रेशियो ऑफ इनकम्स, वो 9/7 है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, 7x इज इक्वल टू 9y, यानी कि 7x माइनस 9y इज इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन बन गया। फिर कह रहा है एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3। ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस क्या कह रहा है कि उनके एक्सपेंडिचर का रेशियो। अच्छा अब आप बताओ कि उनका एक्सपेंडिचर क्या होगा? एक्सपेंडिचर का मतलब खर्चा। तो वो 2000 रुपये पर मंथ सेव कर रहे हैं। कितना कमा रहा है पहला वाला? X रुपीज कमा रहा है टोटल महीने में, 2000 रुपये सेव कर रहा है। तो जो उसकी सेविंग है, अगर उसकी मैं इनकम से सेविंग को निकाल दूं तो क्या आएगा? एक्सपेंडिचर ही तो आएगा। ऐसे ही Y 2000 सेव कर रहा है तो Y माइनस 2000 कर दिए। इन दोनों का रेशियो ले लिए और ये रेशियो हमको दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है। ये तो कह रहा है क्वेश्चन में कि उनके एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है 4:3 है। तो एक्सपेंडिचर कैसे आएगा? हमको सेविंग गिवन है कि 2000 रुपये पर मंथ बचा रहा है, X रुपए कमा रहा है, 2000 बचा रहा है, तो कितना खर्चा किया? X माइनस 2000। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप 500 कमा रहे हैं और 200 बचा रहे हैं तो कितना खर्चा कर दिए? 300। कैसे आया? सब्ट्रैक्ट किए तो X माइनस 2000, Y माइनस 2000 कर दिए। इन दोनों का रेशियो 4/3 था, कर दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका 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 3x माइनस 6000 इज इक्वल टू 4y माइनस 8000। तो 3x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 8000 प्लस 6000 माइनस 2000। ये बन गया सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करो, वैल्यूज निकालो और होमवर्क में कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करोगे। x क्या आएगा, y क्या आएगा, दोनों की इनकम कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 12 लिख के रिप्लाई कीजिएगा। ठीक, मैं सारे क्वेश्चन जो मतलब इक्वेशन फॉर्म कर दे रहा हूँ, आप लोग सॉल्व करेंगे क्योंकि इतना तो सॉल्व कर ही सकते हैं यार। क्यों भाई, कुछ तुम लोग भी मेहनत करो। सारा का सारा देखो, अगर मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा तो टाइम लगेगा ज़्यादा ही, लेक्चर बड़ा होगा, फिर आप लोगों का मन नहीं करेगा देखने का, मेरा भी नुकसान होगा। क्यों भाई? हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। मैं एक क्वेश्चन एलिमिनेशन से करूंगा, एक आप करेंगे। मैं पहला कर दे रहा हूँ। ठीक, पहला क्वेश्चन मैं कर दे रहा हूँ। क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। एलिमिनेशन मेथड कहता क्या है? एलिमिनेशन मेथड का मतलब एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना, मतलब एक वेरिएबल को गायब कर देना। कैसे गायब करेंगे? देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ पे ओनली सिंगल x है, यहाँ पे 3y है, यहाँ पे केवल सिंगल y है। अगर मैं इस वाले इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों तरफ और इसमें ऐड कर दूं तो प्लस 3y माइनस 3y कट जाएगा और हमारा काम बन जाएगा। यानी कि इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 3, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। और दूसरा इक्वेशन क्या है? ये चलो कोई बात नहीं, दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4।
मैंने इसको दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो 3y कट जाएगा और 2x प्लस 3x 5x आ जाएगा। इधर 19, तो x इज इक्वल टू 19/5 आएगा। x की वैल्यू 19/5 आई। पुट इन फर्स्ट, पहले पुट कर दो 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y इज इक्वल टू 5 माइनस 19/5 अपॉन 1। 5 एलसीएम लेंगे तो 25 माइनस 19/5 आ जाएगा, 6/5 आंसर। क्लियर है कि नहीं? उम्मीद है सबको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। नहीं है तो कमेंट करना जरूर। सेकंड क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करेंगे। क्या लिखेंगे सभी लोग? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। सभी लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड, और इसमें लिखेंगे x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूरा करवाऊंगा मैं। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन हर बार आता है यार ऐसा क्वेश्चन, हो सकता है डिजिट चेंज कर दे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 डिजिट वाला क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। ठीक। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। कुछ नहीं समझ में आया? समझाते हैं। पहले डिजिट्स अज्यूम कर लो। लेट the ones digit be x and tens digit be y, then the number, मैं नंबर को n बोल दे रहा हूँ, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स। बहुत बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि भैया ये 10y प्लस एक्स कैसे आ जा रहा है। 10 डिजिट y है और यूनिट डिजिट क्या है, x है। मैंने डिजिट्स को माना है। जैसे कि मैं कोई नंबर लिखूं, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको 24, तो इसका यूनिट डिजिट क्या है 4 और 10 डिजिट क्या है 2। अब देखो अगर, अब मैंने यानी कि देखो यूनिट डिजिट को क्या माना है, यूनिट डिजिट को x माना है और 10 डिजिट को y माना है, यानी कि x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2। ये x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2 इस वाले n वाले में इसमें रखो 10y प्लस x में। 10 इंटू 2 प्लस 4 देखो कितना आ रहा है 20 प्लस 4 24। समझे कि नहीं कि ये क्यों लिखा जा रहा है? टेंस प्लेस पे 2 है तो टेंस प्लेस पे y है इसलिए 10y, वंस प्लेस पे x है इसलिए x इंटू 1। यहाँ पे एक्चुअली में x इंटू 1 रहता है, ठीक है, लेकिन उसको लिखते नहीं है 1 रहता है इसलिए ये x इंटू 1 रहता है, ठीक है। इसलिए हमारा जो नंबर बनता है 10y प्लस एक्स बनता है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस फर्स्ट क्या कह रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि एक 2 डिजिट नंबर है, इसके डिजिट्स क्या क्या हमने माने हैं x और y, इनके डिजिट्स का सम यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 दिया हुआ है। जैसे कि अगर मैं इनके डिजिट्स का सम पूछूं तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पहला इक्वेशन तो ऐसे ही बन गया। केस सेकंड, केस सेकंड थोड़ा समझना होता है बस। क्या कह रहा है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, यानी कि जो नंबर है आपका n इसका 9 टाइम्स कर दो, 9 टाइम्स भाई, 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, यानी कि इस नंबर का ऑर्डर जब मैं रिवर्स कर दे रहा हूँ, यानी कि 10x प्लस में y कर दे रहा हूँ। जैसे कि 24 है 24 है तो इसको 42 कर दो, ऐसे नंबर यानी कि डिजिट्स को आपस में इंटरचेंज कर दो, यानी कि डिजिट्स एक्स वाई थे तो 10y प्लस एक्स था 10x प्लस वाई कर दिया, यानी कि 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। तो ऑर्डर ऑफ द डिजिट मैंने रिवर्स किया, उसको ट्वाइस किया, तब जाके ये इसके इक्वल हुआ। ये कह रहा है, हो गया सॉल्व, मल्टीप्लाई कर लो 90y प्लस 9x इज इक्वल टू 20x प्लस 2y, ठीक है। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको उधर ले जाओ, इसको भी उधर ले चलो, तो 9x उधर जाएगा तो हो जाएगा 11x और 9y उधर जाएगा तो माइनस 7y हो जाएगा इज इक्वल टू 0, यानी कि 11x माइनस 7y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक। और दूसरा हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, ये हमारा दूसरा ही क्वेश्चन हो गया।
हमारा पहला इक्वेशन था x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 था, ठीक। अब देखो यहाँ पे x प्लस वाई है, यहाँ पे 11x माइनस 7y है, तो क्या मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं? इक्वेशन फर्स्ट था ना ये, तो इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 7, 7x प्लस 7y इज इक्वल टू 7 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। और दूसरा इक्वेशन क्या है? 11x माइनस 7y इज इक्वल टू 0। चलो भाई ऐड कर दो, तो ऐड करेंगे तो दोनों कट जाएगा। ये 11 प्लस 7 18x, 11 प्लस 7 18x इज इक्वल टू 63। कहीं गलती हो रही है भाई, कहीं गलती हो रही है। Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. 9 times this number is equal to is twice the number obtained by reversing the order of the digit. 10x plus y कर दिया, तो 90x plus 9x, 90y plus 9x is equal to 20x plus 2y। अच्छा हाँ, यहाँ गलती हुई, देखो 90y में से मैंने 2y सब्ट्रैक्ट किया, 90 था ना वो, 90 था भाई, तो इसको मैं डिलीट करना पड़ेगा। लाइव में यही सही रहता है भाई, लाइव में यही सही रहता है, गलतियां आप लोग पकड़ लेंगे तो बता देंगे। ये भी गया, ठीक। तो 90y है, 2y इधर लेकर आए कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 88y। कितना हो जाएगा? 88y। और 20x इधर लेकर आएंगे तो माइनस 11x इज इक्वल टू 0, यानी कि 88y माइनस 11x आया, तो यानी कि फर्स्ट हमारा बन गया सेकंड। तो फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय 11 बन जाएगा 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 99। अब सेकंड वाला इसके नीचे रख के ऐड कर देते हैं, रख दो। सेकंड वाला क्या है? x के नीचे x लिख रहा हूँ, ठीक है, माइनस 11x प्लस 88y इज इक्वल टू 0। ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 99y इज इक्वल टू 99। ऐड कर रहे हैं, y इज इक्वल टू 99 से 1 टाइम्स कटेगा, y इज इक्वल टू आ गया 1। अब x प्लस वाई कितना है? x प्लस वाई हमारा 1, पुट इन 1, फर्स्ट में पुट कर दो, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू 8 आ गया। तो नंबर क्या हो जाएगा? नंबर क्या था? 10y प्लस x था, y कितना आया है? 1 आया है, x कितना आया है? 8 आया है, तो आंसर कितना आएगा? 18 आएगा, नंबर आ गया। ठीक है भाई, तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं मुझसे भी, ठीक है। अगर और कहीं गलती हुई होगी तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी बेस्ड काफी कई बार एग्जाम में देखे गए हैं क्वेश्चन। डिजिट चेंज करके भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट ये रहता है। इसमें भी थोड़ा बहुत ऐसा ही क्वेश्चन है, देखते हैं। कह रहा है मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 and 100 रुपीज नोट। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 20, यानी कि उस कैशियर ने उसको 50 के कितने नोट्स दिए और 100 के कितने नोट्स दिए। तो अज्यूम कर लो जो पूछ रहा है, लेट 50 रुपीज नोट्स बी एक्स एंड 100 रुपी नोट्स बी वाई, यानी कि नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स इज इक्वल टू एक्स, नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स बी इज इक्वल टू वाई। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, केस फर्स्ट क्या है? कह रहा है कि सी आस्क्ड कैशियर टू गिव हर दिस नोट, ठीक। मीना गॉट 25, चलो ठीक है। देखो उसको ओवरऑल कितना रुपए चाहिए? 2000 के, ओवरऑल उसको 2000 रुपए चाहिए। वो कैशियर से बोली कि 50 के नोट और 100 के नोट्स दो। अब मैंने अज्यूम किया है कि उसके पास 50 के एक्स नोट्स हैं और 100 के वाई नोट्स हैं, यानी कि 50 के एक्स नोट्स, अगर एक मतलब मैंने एक नोट एक्स माना है ना, तो 50 के अगर जितने भी नोट्स होंगे मल्टीप्लाई कर दो उससे, तो हमें टोटल 50 के नोट्स के रुपीज मिल जाएंगे, 50 एक्स हो जाएगा। ऐसे ही 100 के भी नोट्स है, कितने? 100 के कितने नोट्स हैं? वाई हैं, तो 100 वाई हो जाएगा। ये दोनों मिला के टोटल कितना रुपए ले रही है वो? 2000। तो पहला इक्वेशन बन गया। चाहो तो उसको काट दो, 0, देखो 50 से काट दो, 50, 50 एक कम 50, 50 दूनी 100, 50 चौका 200, 40 आ जाएगा। इधर x प्लस 2y इज इक्वल टू
40। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलो, इसको मत बोलो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये बन गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड कह रहा है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यानी कि 50 रुपए और 100 रुपए दोनों की नोट्स मिला के टोटल 25 नोट्स पा रही है। 25 नोट पा रही है, यानी कि एक्स और वाई दोनों मिला के कितने हैं 25, क्योंकि एक्स और वाई ही नोट्स है ना उसके पास, दोनों का सम 25 है। अब देखो सब्ट्रैक्ट कर दो, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, यही माइनस हो जाएगा, एक्स और एक्स कट जाएगा, 2y माइनस वाई वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 40 में से 25 जाएगा, कितना जाएगा 15 आ जाएगा, यानी कि वाई के 15 नोट्स हैं, यानी कि 100 रुपए के उसके पास 15 नोट्स हैं। वाई का 15 है तो एक्स कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 25 माइनस 15, क्योंकि एक्स प्लस वाई 25 था, मैंने पहले दूसरे में रख दिया यहाँ पे। ठीक है, दूसरे में वाई की वैल्यू रख दिया, तो एक्स की कितनी नोट आ गई 10, यानी कि 50 रुपए की कितनी नोट्स थी 10 नोट्स थे। आंसर हो गया हमारा ये, खत्म। क्लियर हुआ कि नहीं, अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलते हैं, शायद क्वेश्चन बचा भी है कि नहीं, बचा है भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन, और ये आप लोग ही करेंगे। ये वैसे टैक्स वाले टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत हिंट दे रहा हूँ। कह रहा है अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, बाकी उसके आगे अगर कोई रुक रहा है तो उसे एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है ईच डे। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, 7 दिन के लिए 27 रुपये पे करती है, और सुशी नाम की लड़की है उस 21 रुपये पे करती है, कितने दिन के लिए 5 दिन के लिए। तो फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे कितना है, लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स रुपी। अच्छा, फिक्स चार्ज कितने दिन के लिए है, फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज है ना, बी एक्स रुपी एंड चार्ज फॉर each डे बी वाई रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फर्स्ट केस क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक लड़की सरिता है, 27 रुपये पे करती है, 7 दिन किताब रखती है, तो पहले 3 दिन का चार्ज कितना है, मैंने अभी माना है एक्स, पहले 3 दिन का चार्ज एक्स रुपये वो दे चुकी, वो तो देना ही है, फिक्स चार्ज है 3 दिन का। उसके बाद कितने दिन उसके पास किताब बची 4 दिन, तो उस 4 दिन का कितना हो जाएगा, एक दिन का वाई रुपये, तो 4 दिन का 4 वाई रुपीज। ठीक, और टोटल पे करती है 27 रुपये, पहला इक्वेशन। दूसरा केस क्या कह रहा है, दूसरी लड़की सुशी है, वो 21 रुपीज पे करती है 5 दिन के लिए, तो पहले 3 दिन के लिए तो एक्स रुपीज है, ये मत करना कि 3x कर दो, 3x मत करना। ठीक है, क्योंकि पहले 3 दिन का चार्ज मैंने एक्स मान लिया, क्योंकि वो फिक्स चार्ज था 3 दिन का, तो एक्स मान लिया। 5 दिन रखी है तो 3x प्लस 2y इक्वल टू कितना पे कर रही है 21। सॉल्व कर लो, क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ये सेकंड इक्वेशन हो गया। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो x x कट जाएगा, 4 माइनस 2y आ जाएगा, इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 आ जाएगा, यहाँ से हमारा y इक्वल टू कितना जाएगा, y इक्वल टू 3 आ जाएगा। पुट इन सेकंड, सेकंड में पुट कर दो, x इज इक्वल टू 21 माइनस 2y यानी कि 2 इंटू 3 यानी कि 6, x इज इक्वल टू 15, ये भी रुपीज, यानी कि जो फिक्स चार्ज है 3 दिन का वो 15 रुपये है, बाकी पर डे चार्ज कितना है 3 रुपये। तो निकल गया, ये हमारा आंसर हो गया। शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन ही रहा होगा। इसके आगे क्वेश्चन नहीं है, हाँ भाई नहीं है, मैंने पहला क्वेश्चन का ग्राफ वगैरह करा दिया था, आप लोग कर लेना। उम्मीद है सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो बड़ी हो गई है लेकिन मैंने मैक्स टू मैक्स टाइप्स के क्वेश्चंस कवर कराने की कोशिश किया इसमें। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे 4th चैप्टर के साथ में। आपका 3 चैप्टर मैंने खत्म कर दिया। अपने दोस्तों को ही बोलिए, अगर आपको फायदा हो रहा है तो उनको ही फायदा दिलाइए भाई। 3 चैप्टर से 3rd चैप्टर था। ठीक है, ये आपका 3rd चैप्टर था। बाकी इससे पहले मैंने 2 चैप्टर वो खत्म कर दिए हैं, आप अगर नहीं देखें जाके देख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए, मैं आपके सारे चैप्टर्स को कवर करूंगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और उम्मीद है जल्दी लाइव मिलेंगे। ठीक, तो फिर चलता हूँ और मिलेंगे फिर। ठीक है, थैंक यू भाई लोग, आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक, थैंक यू।